नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। एनसीईआरटी बेस्ड यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है यह नॉलेज का खजाना है और इसे बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करने की हम सबको आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग आज इस एनसीईआरटी के टॉपिक ईंट, मनके और अस्थियां का अध्ययन शुरू करते हैं और इस टॉपिक को गहनता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और यदि आप लोग इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो आप लोगों को इससे जरूर फायदा मिलेगा। इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, या आज हम लोग फिर से ईंट, मनके और अस्थियां नामक इस टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था, उनसे परिचित हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और किस तरह से यह सभ्यता विकसित हुई थी, किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, इसे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। आज इसके दूसरे भाग में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, इसके नगर नियोजन से परिचित होंगे। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम लोग इसी को आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का अपना महत्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। समकालीन किसी भी सभ्यता में कहीं भी इतने उत्कृष्ट नगर नियोजन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं रही, जैसे उदाहरण के तौर पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है या फिर चीन की सभ्यता थी, कहीं भी इतने उत्कृष्ट नगर नियोजन के साक्ष्य अभी तक हमें नहीं दिखाई दिए हैं। पिग्गट महोदय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सामूहिक रूप से सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी बताया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और इसको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम साझा करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करें तो स्क्रीन पे जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे हैं कि इसके नगर नियोजन को यहाँ पे विस्तार से समझाया गया है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को हम लोग देखें तो इसे इमेज में आप देख सकते हैं, सामान्य तौर पर दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक था ऊपरी भाग और दूसरा था इसका निचला भाग। अगर हम लोग इसके ऊपरी भाग को देखें तो ऊपरी भाग सामान्यतः ऊंचे टीले या चबूतरे पर बनाए जाते थे और इसका सीधा सा अर्थ है कि यह नगर का ऊंचाई वाला क्षेत्र था और यह ज्यादा सुरक्षित था। स्वाभाविक सी बात है, जो ज्यादा सुरक्षा वाला क्षेत्र था, क्योंकि यहीं से पूरे शहर पर नियंत्रण रखा जाता था, यानी प्रशासनिक नियंत्रण ऊपरी नगर के माध्यम से ही किया जाता होगा। जो भी धार्मिक गतिविधियां होती थी वो इसी ऊपरी नगर में अंजाम दिया जाता था। यहाँ पे विशिष्ट लोग ही निवास करते थे, जैसे जो महत्वपूर्ण प्रशासक रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, कोई धर्मगुरु रहा होगा या फिर कोई बड़े व्यापारी रहते होंगे। ये लोग सामान्य तौर पर ऊपरी क्षेत्र में ही निवास करते थे। यहीं पर महान स्नानागार जैसे कलाकृतियां हमें दिखाई दी हैं। इसके अलावा अन्नागार, सभा भवन जैसे विशेष भवन स्थित थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के निचले नगर की अगर बात करें, यह आम लोगों का आवासीय क्षेत्र था,
यानी यहाँ पे आम जन निवास किया करते थे। यह ऊपरी नगर के तुलना में थोड़ा नीचे होता था और यहाँ के सड़कों, मकानों और जल व्यवस्था को भी सुंदर ढंग से बनाया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक विकसित सभ्यता के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। चाहे वो आम लोग थे या फिर विशिष्ट लोग थे, दोनों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी, उनके रहने का अच्छा प्रबंध किया गया था और नगरों को बिल्कुल सोच समझ कर स्थापित किया गया था। जैसा कि आप सबको पता है, आगे हम बता रहे हैं कि जो नगरों को एक विशेष पैटर्न में बसाया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, उसे एक विशेष पैटर्न में बसाया गया था। इसे हम ग्रिड पैटर्न प्लानिंग या गणनात्मक नगर संरचना के नाम से जानते हैं। पूरा नगर जाल या ग्रिड की तरह बसाया गया था। ग्रिड की तरह बसाने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो मकान होते थे वो अलग अलग ब्लॉकों में विभाजित होती थी। यहाँ की जो सड़कें थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा कि आज आधुनिक शहरों में देखने को मिलता था। यानी हर कुछ दूरी पर एक चौराहा देखने को मिलता था। मुख्य सड़कें सामान्य रूप से चौड़ी होती थी और जिनसे छोटी छोटी गलियां जुड़ी होती थी। यह योजना हमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल में, इसके अलावा हड़प्पा में भी विशेष रूप से दिखाई देती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगरों का एक सामान्य पैटर्न था, जिस पैटर्न पे सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे, उन मकानों को किस तरह से बनाया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मकान बनाए गए थे वो पकी ईंटों से बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? पकी हुई ईंटों से बनाए गए थे, है ना। और सभी ईंटों का एक समान आकार होता था। सामान्यतः मकान एक या दो मंजिला होता था। कुछ मकान एक मंजिला भी होते थे और कुछ दो मंजिला होता था। हर मकान में एक आंगन होता था, एक या उससे अधिक कमरे बने होते थे। घर के अंदर, मकान के अंदर कुआं होता था और स्नानघर होता था। घरों के पीछे की ओर नालियां होती थी और जो मुख्य जल निकासी व्यवस्था से जुड़ी होती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपने आप में अद्वितीय था। शायद इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम हमें और किसी भी सभ्यता में दिखलाई नहीं देता है। आइए हम इसके ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी व्यवस्था को भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे उत्कृष्ट विशेषता है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट विशेषता मानी जाए तो नगर नियोजन तो सिस्टम तो था ही, उसमें भी जो सबसे विशिष्ट था वो था वहां का जल निकासी प्रणाली। देखिए कितना खूबसूरत है कि हर मकान से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों में जाता था, यानी वहां की नालियां खुली नहीं होती थी। आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने जब 2020 में स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था, तो भारत में एक ऐसा माहौल बना था कि पहली बार स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया गया था और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो नालियां थी वो बिल्कुल ढकी हुई होती थी। इन नालियों को नियमित रूप से साफ करने के लिए इसमें मैन होल बनाए होते थे। यह व्यवस्था दर्शाती है कि नागरिक स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता था। आप जैसा इमेज में देख पा रहे हैं कि अलग अलग नालियां हैं और ये नालियां अलग अलग मैन होल से जुड़ी हुई हैं। इमेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो नालियां थी वो मैन होल से जुड़े हुए थे और वहां से इन नालियों की साफ सफाई की जाती थी और वो नियमित रूप से साफ सफाई की जाती होगी, इसीलिए शायद ऐसी व्यवस्था अपनाई गई थी।
अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले कुछ सार्वजनिक भवन और स्थानों के बारे में, संस्थानों के बारे में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इमारत बोलो या फिर संरचना सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ संरचनाएं हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण था महान स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो में यह देखने को मिलता है। संभवतः धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। इसमें पक्की ईंटों का एक तालाब या स्विमिंग पूल, आज के दौर में आप कह सकते हो एक स्विमिंग पूल बनाया गया था, जिसमें जल निकासी और जल को भरने की विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण है वो है संरचना है वो है ग्रेनरी, या इसको हम लोग अन्नागार कहते हैं। अन्न भंडारण हेतु विशाल विशाल भवन बनाए गए थे। यह संरचना हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह देखने को मिलती है। यह संरचना हमें मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलती है और हड़प्पा में भी देखने को मिलती है। और ये जो संरचनाएं बनाई गई थी, इसमें सामान्यतः अनाज रखा जाता था और अनाज को नमी से बचाने के लिए ऊंचे चबूतरे पर यह मकान बनाए गए थे और काफी हवादार था। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण संरचना थी वो शायद सभा भवन थी। कुछ लोग इसे गोदाम या कार्यशाला के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ सामान्यतः लोग एकत्र होते होंगे, है ना, या फिर यह कोई काम करने की जगह रही होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता और उसकी समृद्धि की ओर उजागर करता है या उसकी समृद्धि को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की भी एक रूपता थी। यह भी इस सभ्यता की एक विशेष खूबसूरती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे माप तौल का विशेष ध्यान रखा गया था। चूंकि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार आधारित सभ्यता भी थी। व्यापार आधारित सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार आधारित सभ्यता भी थी, यानी कि यहाँ पे व्यापार का अपना एक अलग महत्व था। व्यापार, निर्माण और औद्योगिक कार्यों में एक समान मानकों का प्रयोग होता था, है ना। आज जिसे हम लोग बाट कहते हैं ना, तो ये बाट किस चीज के माध्यम से बनाए जाते थे? तो ये मापने का पत्थर और भार, है ना, जिसको वेट बोलते हैं, एक जैसे बनाए गए हैं। यह उनकी वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है या यह उनकी वैज्ञानिक सोच का प्रमाण था। यानी कि जो मापन प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें भी एक रूपता पाई गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, जिसको हम लोगों ने देखा, समझने का प्रयास किया। अगले क्लास में जब हम लोग आपस में मिलेंगे और समझेंगे, तो इसी एनसीईआरटी पुस्तक में जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, उसे हम आप लोगों को फिर से समझाने का, बतलाने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह जो इसके लिए मैंने अपने चैनल में एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जब आप लोग गहनता के साथ मेरे चैनल से जुड़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा, तो आप देखिएगा कि अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखा है और इस प्लेलिस्ट में सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही चर्चा की जाएगी और एनसीईआरटी जो हमारा किताब है उसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने जानबूझकर इस इकाई को, यानी ईंट, मनके और अस्थियां नामक जो इकाई है, जो एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर का पहला चैप्टर है,
और इसको जानबूझकर मैंने छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रेशर ना आए और अपने समझ को ज्यादा बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ा सको। तो अपने आप में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक भले ही छोटा था बट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आपसे एक उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम आज अपनी बातों को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।